अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर है, एक ऐसी तारीख जो नज़रिए और तहजीब के हसीन इम्तजाज की अलामत बन चुकी है। आज बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का दिन है। आज बात करेंगे कायद के पाकिस्तान की और आज के पाकिस्तान की। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के बारे में कहा जाता है कि देयर इज़ नो डल मोमेंट, और शायद ये बात आज के हालात पर पूरी तरह सादिक आती है। हर गुजरते दिन के साथ सियासी हलचल में इजाफा होता जा रहा है। कहीं अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का मामला है और कहीं तहरीक इंसाफ की मतवक़्क़े स्ट्रीट मूवमेंट सियासी फ़ज़ा को मज़ीद गरमाती हुई दिखाई देती है। यूँ महसूस होता है कि हर दिन हमें सियासी कशीदगी की एक नई सतह की तरफ ले जाया जा रहा है, मगर अफसोसनाक अमर यह है कि सियासी इस्तेहकाम किसी भी बड़ी जमात की तरजीहात में नुमाया नज़र नहीं आता। ताहम गुज़श्ता चंद दिनों से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुफाहमती रास्ता इख्तियार करने के दावेदार है और सियासी डायलॉग के लिए कदम बढ़ाने का इंदिया दे चुकी है, मगर इस हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात को भी इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की बहाली से मशरूत किया गया है, जो बज़ाहिर हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं। हुकूमती वज़रा का ये मौक़िफ़ है कि अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी 8 फरवरी तक बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ पंजाब में एक मुतहर्रिक सियासी तहरीक के लिए मनसूबाबंदी कर रही है, जिसके तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत का लाहौर दौरा भी मतवक़्क़े है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या तहरीक इंसाफ वाकई इस पोजीशन में है कि वो पंजाब में मौसर स्ट्रीट मूवमेंट चला सकेगी, या माजी की तरह मामला महज सियासी बयानबाजी तक महदूद रहेगा। इन्हीं मामलात पर जी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया रहनुमा पीपल्स पार्टी कादर मंदुखेल साहब ने, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून फराह खान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। और कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं कादर मंदुखेल साहब आपसे। सर, मौजूदा सियासी कशीदगी में हमने देखा है, और इससे पहले भी माजी में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मुफाहमत और मुज़ाकरात की बात करती है, डायलॉग पर यकीन रखती है। आज जब वज़ीर आज़म ने ऑफ़र दिया है अपोजिशन को कि जी मुज़ाकरात कर लिए जाएँ लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसमें क्या पोजीशन है? क्या आप इन मुज़ाकरात में हुकूमत के साथ हैं या एक अलग पोजीशन है आपकी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हर चीज़ की हर चीज़ जो काम होता है, या अगर मैं आइन के आर्टिकल 8 से 28 तक की बात करूँ तो उसमें आपको जलसे, जुलूस, इत्तेहाद, यूनियन वगैरह की आपको आज़ादी है, मगर कानून के दायरे में। अगर वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात की है, ऑफ़र की है, खुशाइन बात है। कुछ नाबालिग वज़रा के पिछले दिनों में बयानात आ गए थे कि कोई पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में ये एक शटअप कॉल है उनके लिए वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कि मुज़ाकरात होंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा मुज़ाकरात पर यकीन रखती है, चाहे 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हमने ऑफ़र किए या जॉइंट सेशन से आसिफ अली ज़रदारी साहब का खिताब आपके सामने, और मुख्तलिफ मौक़े पर हमने बात की है। लेकिन सवाल ये कि इन सारी चीज़ों को लेके कि एक तरफ अगर वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करते हैं तो मेरे ख्याल में चंद मिनट बाद अलीमा बीबी का बयान आता है कि जो मुज़ाकरात करेगा उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं जी। और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उनकी जो सियासी कमेटी है, या उसकी जो भी कमेटी है जिसमें महमूद खान चकज़ई साहब और मौलाना नासिर अब्बास साहब मौजूद है, वहाँ वो हुकूमत को बाकायदा तजावीज़ देने की बात करती है 4-5 घंटे के इजलास पे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि दुनिया में अगर जंगें होती है कबाइल के और बरादरी के बीच में, या दो आदमियों के बीच में कोई झगड़ा होता है, तो उसका आखिर हल टेबल टॉक है। तो हमेशा हम टेबल टॉक की बात करते हैं, और फिर एडवांस पे शर्तें लगाना ये टेबल टॉक की उसूल नहीं है। टेबल टॉक पे जो दो फरीक बैठते हैं, कुछ लोग कुछ दो के ऊपर बात करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग दो में मतलब मेरा ये है कि मिसाल फिर तहरीक इंसाफ के 10 मुतालबात पेश करते हैं, तो हो सकता है 10 के 10 माना जाए, हो सकता है उसमें से 2 माने जाए, 8 ना माने जाए। तो ये एडवांस पे शर्तें लगाना, ये वो तुम बात करेंगे, ये वो तो हम बात करेंगे, तो ये नहीं होता है। तो मेरे ख्याल में दे रहा है दुरुस्त है, और उसके ऊपर बात चल रही है, और पीटीआई वाली क्या तजावीज़ देंगे, क्या मुतालबात पेश करेंगे। और लेकिन मैं साथ साथ, अल्लाह करे मेरी बात गलत साबित हो, लेकिन जो खान साहब की जो सोच है उसके मुताबिक तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये मुज़ाकरात, क्योंकि अब देख रहे पीटीआई वाले, इनकी बयान ये कहती है कि जो मुज़ाकरात करेगा उसके पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं है। और यही महमूद खान चकज़ई साहब को जब मैंने एहतियात बना था और जब उनको सरबराह बनाया, तो पहले ही खिताब में उसने ये कहा कि मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात करूँगा। फिर उस बेचारे को साइड पर कर दिया है,
फिर मौलाना साहब के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, फिर वहाँ नाकाम हो गए, फिर महमूद खान चकज़ई की तरफ आ गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे इसका एंड ये नज़र आ रहा है कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन वो एक ही बयान पे, एक ही ट्वीट पे जो है ना, वो खान साहब उसको रद्द कर देंगे और फिर ये सारा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ जाएंगे मुज़ाकरात में। पीटीआई को भी, और पीटीआई के अगर आम लोगों से आप बात कर ले तो वो ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, मुफाहमत की बात हो। यकीनन ये जद्दोजहद और सारी चीज़ें आपके सामने है। अगर पीटीआई वाले टीवी टॉक शो में कहते हैं कि 25 करोड़ हमारे साथ है, तो 12 करोड़ पंजाब से कितने लोग निकलते हैं इनके लिए, 6 करोड़ सिंध से कितने निकलते हैं, 20 लाख आबादी इस्लामाबाद से कितने निकलते हैं, बलूचिस्तान से कितने, खुद पुख्तनख्वा जो 4-4.5 करोड़ आबादी है वहाँ उनका अब आखिरी जो जलसा हुआ तो नाकाम हुआ। और नाकाम इस वजह से कह रहा हूँ कि खुद पीटीआई ने अपनी 25 रहनुमाओं को शोकाज नोटिस दिए कि आप पब्लिक नहीं लेके आए। तो ये सारी अगर सूरत-ए-हाल हो तो 2.5 साल आपने इमरान खान को जेल में रखा और पीटीआई को बंद गली में आप लोगों ने खड़ा कर दिया। तो मैं कहूँ कि वाहिद हल मुज़ाकरात है, उसके सिवा कुछ नहीं। फराह खान साहिबा, ये बताइए, जैसे कि कादिर मंदोखिल साहब ये बात कह रहे हैं कि मुज़ाकरात या डायलॉग जो होते हैं ना, वो कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऑफ़र तो कर दिया है, लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के लिए हुकूमत के पास क्या है, और ये भी बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन रिटर्न जो है हुकूमत को क्या ऑफर कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं और आपको ऑफर हुई है, तो एटलीस्ट आपको इतनी स्ट्रांग फुटिंग पे होना चाहिए कि आप टेबल के उस तरफ बैठ सकें। जब आप इतनी वीक पोजीशन पे होते हैं, जिस तरह आप अपने मुल्क को कितनी वीक पोजीशन पे ले आए हैं और तकरीबन 2 साल होने को आ गए हैं और आपको अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि आपने करना क्या है। फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हमारा मैंडेट चोरी हो गया है। जी हम तो फॉर्म 45 वाले थे, लेकिन हमें जो है ना फॉर्म 47 वाले रिप्लेस कर गए। सवाल एक ये बनता है कि ये फॉर्म 47 फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो कैसे रह गया, अगर यही सारी सूरत हाल होनी थी। वज़ीर आज़म साहब ने जी इनको बहुत नेक नियति से, बहुत बड़े दिल से एक दफ़ा हमेशा की तरह दोबारा ऑफ़र किया है कि आप आइए, क्योंकि ये सवाल पाकिस्तान का है, हमारे साथ बैठिए, आपके जो जायज़ मुतालिबात हैं, जैसा कि उन्होंने फरमाया कि मैं ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ, आप बैठिए। आप बात कर रहे हैं कि मुझे 8 फरवरी का मैंडेट चाहिए। बताइए, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जी 35 पंचर, तो फिर उन 35 पंचरों पे क्या निकला? और फिर आपको जब आप पे मुकदमे किए जाते थे, आप उसमें भी फेल हो जाते थे कि साबित कीजिए जो आपने हम पे इल्ज़ामात लगा लिए। ऐसे मुतालबात जिससे पाकिस्तान का वक़्त ज़ाया हो, जिससे लोगों की आँखों में धूल झोंकी जाए, जिससे आप अपनी नाअहली छुपा सकें। आपको एक खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली है और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप तमाम पाकिस्तानियों की नज़र, अपने लोगों की नज़र जो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में बसते हैं, आप उनको धोखा दे रहे हैं और कुछ, और वो आपको समझ चुके हैं, आपके इस धोखे को समझ चुके हैं। देखिए, जब मेरे पास कुछ नहीं होगा करने को, तो मैंने आएँ-बाएँ, दाएँ-शाएँ ही करना है ना। अब इनसे कोई ज़रा पूछेगा कि बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में आपने जी 2 सालों में किया क्या है? मैं आपको बताऊँ कि इस वक़्त जो ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट रेट 9.6 खैबर पख्तूनख्वा में ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो ये सवाल इनसे कौन पूछेगा? ये तो तो सवाल मुज़ाकरात की इनसे बात पूछ कर लेते हैं रहे हैं, ना, कम से फराह कम साहिबा, अपने इनसे एक पूछ लेते हैं। नदीम कुरैशी साहब हैं ना हमारे साथ। जी कुरैशी साहब, ये जी। बताइए कि आप वाकई इस दफ़ा मुज़ाकरात चाहते हैं या फिर मुज़ाकरात नहीं चाहते आप? तो अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर आपके लिए क्या रास्ता है? जैसे कि कादर मंदोखिल साहब भी इस बात की पेशेनगोई कर चुके हैं कि मुज़ाकरात की एफर्ट तो होगी, लेकिन अडियाला से इमरान खान साहब का एक एक्स पर पैगाम आएगा कि जी मुज़ाकरात को हम मुस्तरद करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बंद गली में है। देखिए, बंद गली में वो लोग हैं जो अवामी हमायत से आ रही हैं। बंद गली में वो लोग हैं जिनको 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान की अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नर सिंध ने कहा है, ये गवर्नर पंजाब ने कहा है, ये 27 दिसंबर को बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी वालदा की बरसी पर खुद कहा है। मैं तो नहीं कहता, जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बेचनी थी, इन्होंने स्टील मिल बेचना था, इन्होंने अपने पैसे, अपने केसेस खत्म करवाने थे, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और एसेट के जो केसेस थे वो सारे क्लोज कर रहे थे, वो इन्होंने कर लिए हैं। अब ये टारगेट इन्होंने अपने अचीव कर लिए हैं। अब ये तरीके इंसाफ को दबाने के लिए हर तरह की लफाजी करते हैं। टीवी की स्क्रीन पर तो सब अच्छा है,
अभी ये मोहतरमा जो फरमा रही थी मेरी बहन कि जी अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ केपी में बहुत ज्यादा है, तो केपी फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं आता, वो कोई अलग इलाका है, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। सूबाई हुकूमत को तो आप ताना देते हैं। ठीक है। अच्छा मंदोखेल साहब, जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं बामकसद मुज़ाकरात जो है पीटीआई चाहती है, तो ये बामकसद मुज़ाकरात से क्या मुराद होगा पीटीआई का? प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते हैं कि हम 4 दफ़ा जो इनके ऑफर कर चुके हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो हुकूमत है ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। अगर ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है तो ये हुकूमत फिर किस तरह से बन गई? दूसरा ये कि ज़िमनी इंतखाबात में एक जो हल्का था वो तो हरीपुर का था जो कि केपी का है, वहां पर इनको शिकस्त कैसे मिल गई? तो क्या ये जो इनका दावा है कि हमारी 80, 85, 90% पॉपुलैरिटी है और लोग हमें वोट करेंगे, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में इनको याद रखना चाहिए कि 2018 का इलेक्शन फैज़ हमीद ने जिस तरह RTS सिस्टम बिठा के इनको पाकिस्तान के ऊपर मुसलत किया, तो वो भी याद रखना चाहिए। और जो 2024 का इलेक्शन है, मैं खुद इलेक्शन कमीशन का डसा हुआ हूँ और जहाँ मुखबर ख़ास को मेरी सीट पे बिठा दिए 42,300 वोटों पे, 4,300 वोटों पे, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तो पिक एंड चूज़ तो हुआ है, इस पर कोई शक नहीं है। और फिर जहाँ PTI इल्ज़ाम लगा रही है बाकी सूबों के ऊपर, ख़ुद उनकी जो इत्यादी है या उनके साथ बड़े क्लोज़ है मौलाना फजल रहमान साहब, वो कहते हैं कि PTI ने फॉर्म 47 के तहत तो हुकूमत हासिल की है। तो ये सारी चीज़ तो है, लेकिन ये सियासत में, सियासी पार्टियों में हर इलेक्शन में इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। बाकी जो आपके सर के वो कौन सा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए कि बामकसद, बामकसद क्या होता है? जब दो प्लेयर, दो खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो जीतने के लिए उतरते हैं, हारने के लिए तो कोई खिलाड़ी अखाड़े में नहीं उतरता है। तो इसी तरह जो दो फरीक आपस में बैठते हैं तो एक की जीत होती है, दूसरी की हार होती है, या कुछ लोग कुछ दो वाली बात में दोबारा रिपीट करता हूँ वो होती है। 10 में से 2 मुतालबात हो सकते हैं, 4 हल सकते हैं, 6 हल सकते हैं, 10 भी हल हो सकते हैं। तो जारी बातें जब बंदा बैठता है तो बामकसद मुज़ाकरात के लिए बैठता है, टाइम तो कोई ज़ाया नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें के अलावा मैं ये कहूँगा मेरे भाई से, कुरैशी साहब से, कि आप अगर बैठेंगे नहीं है और आपने एडवांस पे बामकसद और अपनी जीत और अपनी हक में जो आपने सोचा हुआ है कि ये मुतालबात हम हल करेंगे, ऐसे तो दुनिया की किसी भी टेबल टॉक पे नहीं होती है। आप बैठेंगे, मगर आप बैठेंगे नहीं तो क्या करेंगे? मैं अगला सवाल चल कर, तो आप नहीं बैठेंगे तो आपके पास क्या रास्ता है? आपके पास ये है कि जो आपने वकीलों को पार्टी हवाले की है, जिनको सियासत काली बेते हैं, वकील में भी हूँ, राना सलोना भी है और यकीनन गौर खान भी है, लेकिन सलमान अकरम राजा या दूसरे लोगों को जो आपने पार्टी हवाले की है, जिनको सियासत काली बेते नहीं पता, और न वो उतना दलेर है कि वो आगे बढ़ सके, न वो जाके मुज़ामत कर सके। फिर उसके बाद जो आपका नौजवान की आदत है, चाहे आदिल बाजी या चाहे सनाउल्लाह मस्तिखेल, जो आपके बेहतरीन दिल लगाने वाले, मैं कहता हूँ कि कारकुन थे, उनको तो आपने मीर जाफ़र और मीर सादिक का गदार किया। उसके बाद आपने दूसरी पार्टी से अपोजिशन लीडर लेने पड़े, यानी आपकी पार्टी में आपके थे 25 करोड़ लोग मेरे साथ है, 25 करोड़ लोगों ने जो आपको मैंडेट जितने भी दिए है, 93 सीट है, 92 है, जो भी है, उसमें एक शख्स इस काबिल नहीं है कि आप उसको अपोजिशन लीडर बनाए सेनेट और कौमी असम्बली में। तो ये सारी चीज़ किस बात की निशानदेही है? और फिर उसके बाद अलीमा बीबी, जहाँ PTI वाले कहते थे मोरूसी सियासत हम नहीं मानेंगे, आज आप मुझे दिल पे हाथ रख के बता दें, कुरैशी साहब से पूछ के बता दें कि क्या अलीमा बीबी पूरे PTI के ऊपर हावी नहीं है? क्या अलीमा बीबी की बात का गौर खान जवाब नहीं देता है? क्या अलीमा बीबी जो डांट पटान करती है, उसके रहनुमाओं की बेइज्जती करती है? तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सारी चीज़ें, मैं आखिर में ये बता रहा हूँ आपको कि ये जा किधर रही है, इनके पास रास्ता कौन सा है? बंद गली में, इस वजह से पहले भी कि बंद गली में आपने अपनी हरकतों से साबित किए बंद गली में खड़ा करने के लिए। बंद गली में आपको पीपल्स पार्टी नून लीग ने नहीं धकेला। आप अगर सियासी सूझबूझ रखते थे तो आप जाके मुज़ाकरात करते थे, बात करते थे। आपसे अपोजिशन इकट्ठे नहीं हो सकी, आप हुकूमत को कहाँ से मनवाएंगे? मौलाना फजल रहमान साहब आपको कन्विंस नहीं कर सके पिछले 2 साल में। महमूद खान जगदीश साहब बेचारे को कभी आप ऑन करते हो, कभी नहीं करते हो। अलामा नासिर अब्बास को भी इसी तरह है। बाकी जो लोग हैं, यानी आप
अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हुए आप नहीं कर सकते, उनको इकट्ठे नहीं कर सकते हो। अपोजिशन 5-6 घंटे बैठती है, मुज़ाकरात करती है। अलीमा बीबी एक बयान देती है, मैं नहीं मानती हूँ पीटीआई से ताल्लुक। शुक्र है उसने ये नहीं कहा कि जो मुज़ाकरात करेगा वो मीर सादिक मीर जाफर है, उसने कहा पीटीआई से ताल्लुक नहीं है। पीटीआई से ताल्लुक नहीं है तो महमूद खान चौधरी साहब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि मैं इमरान खान से दस्तखत लेके आऊंगा। वो सादा आदमी है, शरीफ आदमी है, उसको अभी तक नहीं पता। वो कहते हैं मैं इमरान खान से क्या साइन चाहिए मैं लाऊं। और फिर अगर थोड़ा सा 2-4 महीने पहले चले जाए तो क्या अलीमा बीबी ने ये नहीं फरमाया, क्या उनको एनआरओ नहीं कहूं तो क्या कहूं, क्या आपको इमरान खान से क्या चाहिए, आपको क्या चीज़ लिख के दे देता आप किसकी जान छोड़ेंगे। आजम स्वाति साहब कुरान हाथ में रख के बताते आपको क्या चाहिए, इमरान खान की जान छोड़ो। ये सारे जो एनआरओ की भीख मांगने की जो सूरत-ए-हाल है, ऐसे सूरत-ए-हाल में भी आपके 2.5 साल जेल में गुजरने के बावजूद आप लोग जो ना वो केटू की चोटी पे बैठ के वहीं से बातें करो, नीचे सब गाली गलोच, कोई डाकू या कोई चोर है। बाबा आपकी नजर में कोई शरीफ आदमी भी है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल मधुखैल साहब आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त बैरिस्टर गोहर जो है मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन अलीमा खान जो हैं वो कहती हैं हम मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हैं। ये तो होगी मुज़ाकरात की बात। दूसरा मरला भी इस वक्त करीब आने वाला है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात हो रही है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो पंजाब से उसका आगाज़ होगा और आने वाले दिनों में जो केपी की क़यादत है, सूबाई क़यादत जिसमें वज़ीर आला का नाम भी शामिल होता है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम शायद पंजाब का दौरा भी करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ भी करेंगे। इस पर भी हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, ये बताइए कि आपके पास मुज़ाकरात के अलावा दूसरा रास्ता क्या है? एक तरफ मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी बात कर रहे हैं कि जी हम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं और वज़ीर आला केपी ने अभी से कह दिया कि मैंने तैयारी शुरू कर दी है और पंजाब से सुना है कि इस तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। ये कैसी तहरीक है जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को नहीं पता, वो तो अभी मुज़ाकरात के हवाले से डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन आपने पहले ही तहरीक का आगाज़ कर दिया है। कोई भी जी शऊर शख्स किसी सूरत भी टेबल से, गुफ्तो शनीद से, डिबेट से उस वक्त पीछे हटता है जब वो ये देखता है कि ये गुफ्तो शनीद, ये टेबल टॉक, ये निशिस्तन बर्खास्तन, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर मुज़ाकरात की अफादियत हो, मुज़ाकरात करने वाले सिंसियर हो, मुज़ाकरात करने वाले समझते हो कि जो उनसे मुखालिफ सोच रखता है हमने उसको इज्जत और रिस्पेक्ट भी देनी है, तो मुज़ाकरात यकीनन आगे बढ़ते हैं। आज बदनसीबी ये है पाकिस्तान पे वो हुक्मरान काबिज हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये बेशतर हुकूमती अराकीन और हुकूमत के इत्तेहादी एक दूसरे पर जब गोलाबारी करते हैं तो खुद भी कहते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के वो इंतखाबात हैं कि सिर्फ हुक्मरान है और ये मुल्क है, अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम तो किसी और जगह खड़ी है। अगर अवाम इनके साथ हो तो इनको ये जुबान बंदी, ये मीडिया कंट्रोल, ये लोगों पे गिरफ्तारियां, लोगों के पे छापे, लोगों को धमकाना, ये सिलसिला ना हो। आज भी तहरीक इंसाफ उन मस्बत मुज़ाकरात को खुशाइन कहेगी जिनका नतीजा इस मुल्क की के मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में, सियासी इस्तेहकाम की सूरत में और इज्जत और एहतराम की सूरत में निकलेगा। ये नहीं होगा कि एक तरफ मुज़ाकरात हो, दूसरा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर नाजायज जो मुकदमात किए जा रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब को ले लें, शाह महमूद साहब को ले लें, दीगर लीडरशिप को ले लें। मतलब आप हैरान मैं इस बात पर हूँ, एक आइन और कानून रखने वाला मुल्क, एक शख्स जो मुल्क का वजीर आज़म रहा हो, पाकिस्तान की बिलाशुबा सबसे बड़ी पार्टी का हेड हो और आपने गिरफ्तार कर दिया, जेल में डाल दिया। आपकी सूरत में कौन सी इंसानी हुकूक की तंजीम इसको मानेगी, कौन सा लॉ इसको मानेगा कि आप उस शख्स की मुलाकात ना होने दें, उसकी फैमिली से दूर रखें, उसको आइसोलेट कर दें, उसको अजियत दें, उसको ज़हनी टॉर्चर करें? कौन सा मुहज़्ज़ब माशरा की इजाज़त देता है? फिर ये फरमाते हैं कि हम लीडरशिप पे जुल्म करें, हम अवाम पे जुल्म करें, हम सब कुछ इस मुल्क के असासे बेच दें, हम बैरून मुल्क प्रॉपर्टियां बना लें, मनी लॉन्ड्रिंग कर लें, यहाँ के असासे बैरून मुल्क मुंतकिल कर दें, हमें फिर भी हाजी सनाउल्लाह कहा जाए, हमें इमाम काबा कहा जाए, हमें सबसे नेक और पवित्र शख्स कहा जाए। भाई पाकिस्तान की अवाम अब 1980 में नहीं है। नवाए वक्त, इमरोज और जंग 3 अखबार नहीं पढ़े जाते। आज हर शख्स के हाथ में एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप उसको किसी सूरत रद्द नहीं कर सकते। और अब तो जब से IMF की रिपोर्ट आई है, 5300 अरब 5300 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां, करप्शन कहें, डाका कहें, चोरी कहें, ना मैंने कहा, ना इमरान सनाउल्लाह ने कहा, ना पाकिस्तान के किसी और शख्स ने कहा, उस IMF ने कहा है जिसकी नाज बर्दारियां उठाते उठाते मौजूदा हुक्मरान
अवामी हमायत खो चुके हैं, अवाम से दूर होकर सिर्फ IMF की नाजबरदारियां उठाते हैं। तो हर रोज एक नया स्कैंडल है इस मुल्क में, हर रोज एक नया हादसा है इस मुल्क में। टीवी की स्क्रीन पर, हुकूमती तर्जुमानों की जुबान पर और जो इनके उनकी जुबान पर सब अच्छा की रिपोर्ट है। ठीक है जी। अगर सब अच्छा हो तो इस तरह से नौजवान मुतनफिर होकर इस मुल्क को छोड़ने की ख्वाहिश न रख रहे हो। यहाँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हेड है वो चीख रहे हैं, यहाँ ताजिर रो रहा है, यहाँ काश्तकार परेशान है। कौन सा शोबा है जो 3.5 साल में पाकिस्तान की सियासत के इन अरस्तुओं ने, ये कहते हैं ना बड़े तजर्बाकार हैं, तो क्या पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बेहतर हो गई है? ये बताएं। जटरान साहब बहुत बड़े लॉजिक्स दे रहे थे, ये मुझे एक क्रॉप का नाम बताएं जिसमें पाकिस्तान ने आज से 5 साल पहले जो क्रॉप की यील्ड होती थी उसको अचीव किया हो। ये मुझे बताएं, ये जरा है ना, मैं को दावा देता हूं फैसलाबाद देख के आकर। कुरैशी साहब, ये अगर आपने पूरा चार्जशीट कर दिया इस गवर्नमेंट को, इतनी चीज़ें आपने बता दी, इतनी खराबियां आपने गिनवा दी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है इस वक्त। हुकूमत कोई जल्दबाजी में नहीं है कि आपसे मुज़ाकरात करे। तो हुकूमत जो है इस वक्त मुस्कुरा भी रही है, फराह खान साहिबा इस बात पे मुस्कुरा भी रही हैं। फराह साहिबा, अगर इतने ही हालात ख़राब हैं तो हरिपुर में इलेक्शन आप लोग किस तरह से जीत गए? वो तो कहते हैं कि जी ये तो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। ज़िमनी इलेक्शंस में आपने पंजाब से भी सीटें जीत ली और KP से भी जीत ली, ये सब कुछ कैसे कर लिया आप लोगों ने? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का एहसान है और पाकिस्तान को तरक्की दे रहे हैं। अवाम का एतमाद है, अवाम देख रही है कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है, अवाम वोट डाल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर उम्मीदवार चारों सूबे में, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, ज़िमनी हो, इवन अभी बल्दियात आएगा, वो जीतेगा। अच्छा, मेरे भाई ने कुछ बातें की हैं, ज़रा मैं इनका भी जवाब देना चाहूँगी और मैं आगे भी बढ़ना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि जब आप अपना माज़ी रोते हैं, वो माज़ी जिसमें आपको टेस्ट किया गया हो और फिर आप ना हाल में किसी को जीने देते हैं, ना हाल में बैठ के मुस्तकबिल के लिए कोई स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करने देते हैं, तो उन कौमों के लिए सिर्फ दुआ की जाती है। मेरा इनको मशवरा होगा कि आपका माज़ी हमने देख लिया है, अब ज़रा हाल में इस हुकूमत को मुस्तकबिल के लिए कुछ फैसले कर लेने दीजिए, क्योंकि आवाम देख रही है और यही वजह है कि हम हरिपुर में जीते हैं। थोड़ा-सा मैं इनके मुज़ाकरात का ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहूँगी कि यही अचकज़ई साहब थे, जब 2024 में इनको आगे लाया जाता है, तो ऐन मौके पे इमरान साहब जो हैं बानी PTI वो मुनकर हो जाते हैं कि जी मैंने इनको ये अथॉरिटी नहीं दी है। फिर दोबारा जब उनसे अपोज़िशन लीडर की बात की जाती है कि जी हम आपको नेशनल असेंबली में अपोज़िशन लीडर बना देंगे, तो फिर उनके साथ धोखा करते हैं ये और वो एज़ अ प्रोटेस्ट बलूचिस्तान चले जाते हैं। इनकी अपनी सियासी कमेटी का हाल देखिए कि ये तो अपने ही अपनों पे एतबार नहीं कर रहे हैं, तो इनके साथ मुज़ाकरात कोई नहीं जी, हम हमेशा की तरह दिल बड़ा कर लेते हैं आपको। फिर आप ये चाहते हैं कि ये हुकूमत काम ना करे, तो ये हुकूमत काम करेगी। आप जितने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, जरीदे देखिए, चाहे वो मूडी हो, चाहे वो फेच हो, आप नाम लेती जाइए। अभी इन्होंने बात की एग्रीकल्चर की, तो मुझे जो हँसी आई है, वो इस वजह से आई है कि IMF की ही एक ब्रांच है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो इन्वेस्टमेंट ला रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 33 बिलियन की। ये तो इनकी एग्रीकल्चर का जवाब हो गया है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि ज़रा फाइनेंस पे, स्टैटिस्टिक्स पे, इन फिगर्स पे एक प्रोग्राम 1 on 1 करवाइएगा मेरा। इनके काबिल से काबिल तरीन बंदा ले आइएगा जो स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंस के बारे में जानता होगा, तब हम बात करेंगे और फिर बड़ा मजा आएगा। ये तो कहते थे कि जी हमारे बच्चे कभी सियासत में नहीं आएंगे, तो आपके जब सारे ठीक है। कार्ड्स फेल हो गए तो अब आप अच्छा, मासूम आखिर बच्चों में का क्विकली इस्तेमाल अगर मैं कर रहे हैं कादर कि मुदखिल साहब वो आपसे सर ये पाकिस्तान पूछ नहीं पाऊं, आने दे रहा। ये जो अभी स्ट्रीट मूवमेंट की बात हो रही है, और आपको लगता है कि पंजाब की सियासी फ़ज़ा इस वक्त किसी बड़ी अवामी तहरीक के लिए साजगार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये पोटेंशियल है कि वो तहरीक पंजाब से स्टार्ट कर सके? आपने इंट्रो से ब्रेक से पहले ये सवाल छोड़ा था निकल गया और मैं चाहता था कि उसका जवाब दूं। देखिए जी मंदोखेल पंजाब साहब, का ये सूरत-ए-हाल है। जी फरमाइए सर। देखिए पंजाब का ये सूरत-ए-हाल है, पंजाब का ये सूरत-ए-हाल है कि बहैसियत वज़ीर आला वो ज़रूर पंजाब जाए, मगर जब वापस आएंगे तो एक दर्जन FIR अपने साथ ले आएंगे। वो ये कि ये तो अपोजिशन है, हम इत्यादी है, हमें कहते हैं पंजाब में घुसने की कोशिश की तो उंगली तोड़ देंगे। तो जब आप इत्यादियों के बारे में ये है, वो उधर के TLP के ऊपर गोलियां बरसाई है, और वो सारी चीज़ें वज़ीर आला को पंजाब में घुसने से पहले ये याद रखना चाहिए
कि ये तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, हम इत्यादि है हमारी उंगलियां तोड़ने के लिए जो है ना वो दान तराश रही है वज़ीर आला साहिबा, तो आपको कहाँ से छोड़ेंगे। लेकिन याद रखना सुहेल अफरीदी साहब, पंजाब जाएंगे तो दर्जन FIR साथ लेके आएंगे, ये मत भूलिए। लेकिन सवाल ये है कि हर किसी पार्टी को यह हक है कि वह सिंध में, पंजाब में, पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में अपनी सियासत करे, जदोजहद करे। लेकिन दोबारा मैं PTI की तरफ आता हूँ कि कौन सा पंजाब जो 12 करोड़ आवाम है, 12 आदमी आप निकाल नहीं सके। आप मुझे बता दो, आपके पंजाब की क़यादत जो है ना वो जेलों में बेचारे सड़ रहे, वहाँ मुलाकात के लिए कोई जा नहीं सकते। यानी अगर कुछ चंद रहनुमाओं ने या साबिक रहनुमाओं ने उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई तो उन पर कीचड़ उछालें। यानी खुद शाह महमूद कुरैशी साहब, जिसकी बेहतरीन कुर्बानी और अभी तक जेल में, सही, उसकी बेटे ज़ैन कुरैशी साहब को शौकाज इशू की है, और फिर उसके बाद चौधरी साहब या वो गवर्नर चीमा साहब या वो जो रहे यास्मीन राशिद साहबा, एक बुजुर्ग खातून जो कैंसर की पेशेंट है, उसकी कोई दाद रसी, किसी ने कोई खैरियत पूछा है? कोई आपकी नजर से PTI ने तो नहीं कुछ नहीं किया, लेकिन नेशनल डायलॉग कमेटी ने जो है वो ये इनिशिएटिव लिया और वज़ीर-ए-आज़म को खत भी लिखा, और अडयाला के बाद, अडयाला के बगैर उन्होंने कोट लखपत जेल के जो कैदियों का जिक्र किया। देखना होगा इसमें क्या सूरत हाल बन सकती है, क्या मुज़ाकरात जो कि अडयाला जेल से होना थे वो अब कोट लखपत जेल के जो कैदी हैं उनसे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कादिर मंदोखेल साहब, आपने वक्त दिया। फराह खान साहिबा, नदीम कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर खान साहब। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। 2025 में पाकिस्तान एक बार फिर आलमी तवज्जो के मरकज़ में नजर आ रहा है। अमरीकी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक ये साल पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी, अस्करी एतमाद और रियासती रिट के इस्तेहकाम की अलामत बनकर उभरा है। अस्करी क़यादत के वाज़े विजन, इंतहा पसंदी के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़, झड़पों में मौसर रद्द-ए-अमल और ख़ित्ते में बदलते सिफारती दिफाई रवाबित ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक साख को तक़वियत दी है। दाखिली चैलेंजेस और मौशी मुश्किलात के बावजूद दिफा, खारजा पॉलिसी और इस्लाहाती इक़दामात में पेशरफ़्त ने पाकिस्तान को एक बार फिर आलमी, अस्करी और सिफारती मुबाहिसे में नुमाया मकाम दिलवाया है। दूसरी जानिब मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बात की जाए तो वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का यह कहना है कि मईशत इस्तेहकाम के मरहले से निकलकर बरामदात पर मबनी तरक्की की जाने बढ़ रही है और मुल्क पायदार तवील मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा है। मुआशी नमू मुस्बत ज़रूर, लेकिन तेज़ी से बढ़ती आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान साहब। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अर्ज़ कीजिएगा, हुकूमत की तरफ से दावा सामने आ रहा है कि मुआशी इस्तेहकाम आ चुका हुआ है, लेकिन अपोजिशन जो है वो कह रही है कि किसी किस्म का मुआशी इस्तेहकाम नहीं है, महंगाई अपने रूज पर है, टैक्स कलेक्शन पूरी हो नहीं पा रही। और इसके साथ साथ देखा जाए, अगर हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई है, 81 लाख लोग पाकिस्तान में बेरोजगार हैं। अगर तमाम इंडिकेटर्स को देखा जाए तो कैसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस्तेहकाम पा चुका है? आपकी इस पर क्या राय है? मुआशी इस्तेहकाम के जो सबसे बड़ा सबूत है कि जो हमारा IMF प्रोग्राम है वो मुनासिब तरीके से चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF भी कह रही है और दुनिया के जो और बड़े मालियाती इदारे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि हमने अपने मैक्रो इंडिकेटर्स जो हैं वो ठीक कर लिए हैं। महंगाई तो इस वक्त जो चंद महीने पहले थी उससे सिग्निफिकेंटली कम हो गई है। आजकल 6-7% पे है और ये कोई 30% से गिर के नीचे आई है। जो शरह सूद है स्टेट बैंक की वो भी बहुत कम हो गई है, 22 से 10.5 पे हो गई है, जिससे मुल्क की इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट जो कर्जे लेती थी पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर से वो कम हो गए हैं और बहुत अरसे बाद जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री जो है, उसने अब ग्रो करना शुरू किया है। काफी अच्छा ट्रेंड नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी काफ़ी और चीज़ें करने की ज़रूरत है। हुकूमत मेरी नज़र में सही पॉलिसीज़ बना रही है और हमें जो इंतज़ार है, जो सुनने में आया है कि हुकूमत की जो सनतों की पॉलिसी है वो अनकरीब आएगी, जिससे एक फर्दर बूस्ट मिलेगा। सो मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता कि हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं हुई। इकोनॉमी बेहतर हुई है, लेकिन हमें काफ़ी और बढ़ने की भी ज़रूरत है। अच्छा हुमायूं साहब, ये भी अर्ज़ कीजिएगा, जो बैन अवी सरमायाकारी है
वो पाकिस्तान में नहीं आ रही। और अभी हाल ही में हमने देखा कि जब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन भी हुई है तो उसमें कोई बैनुल-अक़वामी प्लेयर जो है उसने अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया। इसको आप कैसे देखते हैं? अगर आप पीआईए की प्राइवेटाइजेशन ले लें, ये तकरीबन 20 साल के बाद पाकिस्तान की पहली प्राइवेटाइजेशन है। पहले तो आप ये एक अचीवमेंट है और बड़ी प्राइवेटाइजेशन है। तकरीबन इसमें $500 बिलियन, तकरीबन 475 मिलियन डॉलर्स की इक्विटी डलेगी इसमें। और इसमें चले इक्विटी में तो जो शराकत है उसमें तो कोई मेजर प्लेयर नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन है ये इसमें किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं है अब इस बैलेंस शीट में। तो जो कर्जा इकट्ठा किया जाएगा उसमें बैनुल अक़वामी प्लेयर्स लाजमी आएंगे। सो आप शराकत में अगर नहीं आया तो कर्जे में जरूर बैनुल अक़वामी प्लेयर्स आएंगे और इसको मैनेज करने के लिए भी बैनुल अक़वामी लोग आएंगे। लेकिन क्रेडिट ये है कि तकरीबन 20 साल में पीटीसीएल के बाद ये पहली मेजर प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में हुई है और ये एक अचीवमेंट लाजमी है। आपने सरमायाकारी का कहा, इस वक्त सरमायाकारी में भी एसआईएफसी के आने से और हुकूमत की जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है वो अब एसआईएफसी के साथ मिलकर चल रही है। एंड इस सरमायाकारी जो पीआईए में हुई है, इससे मतलब ये है कि जो पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर है उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। पाकिस्तान का सरमायाकार जब सरमाया लगाना शुरू करेगा तो वो खुद बाहर के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाते हैं। ये फॉरेन बड़े तो आप केस देख लेते हैं कि जी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर आया और वो हुकूमती अहम शख्सियात से मिला, लेकिन जो रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो हमारा सरमायाकार जो सरमाया लगाता है वो अपने ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स ढूंढ के पाकिस्तान में लाता है, और जो कि 2007 में आखिरी $8.4 बिलियन थी। और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे पाकिस्तान की इंडस्ट्री ठीक होती है, पाकिस्तान का इंडस्ट्री का माहौल ठीक होता है, तो पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करेगा और करना शुरू कर रहा है। हुमायूं साहब, सर ये भी अर्ज कीजिएगा, आगे तो पाकिस्तान रेलवेज की भी बात हो रही है, स्टील मिल्स की बात हो रही है, कुछ डिस्कोज हैं उनको भी प्राइवेटाइज किया जाना है। तो अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है, कुछ मजीद एंटिटीज की प्राइवेटाइजेशन हो जाती है, तो फिर ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी? देखिए, जो एक मेरे ख्याल काफी सीरियस मूव है वो कुछ डिस्कोस की है, और उसमें मेरी इतला ये है कि काफी पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान स्टील का तो एक प्राइवेट सेक्टर का मंसूबा है, और आई थिंक रूस के साथ हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त काफी आगे बढ़ चुकी है। प्रोटोकॉल साइन हो चुके हैं कि रूस की शमूलियत से एक कंसोर्शियम आके जो पाकिस्तान स्टील मिल है उसको रिवाइव करने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूं कि इस कामयाब जो पीआईए की सरमायाकारी हुई है, और अब हम बड़े मेजर सरमायाकारी देख रहे हैं रिकोडेक में। रिकोडेक में बहुत मेजर फाइनेंशियल क्लोज हुआ है, और जो मिनरल्स का सेक्टर है उसमें और भी सरमायाकार आ रहे हैं, और ये एक एरिया है जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अच्छी हमारी परफॉर्मेंस नजर आएगी। ठीक है। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का ये भी हम फ़ायदा उठाएंगे और आपसे ये भी हम पूछेंगे कि कहा यही जाता है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता ना, तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आता। आपको पता है कि सियासी कशीदगी इस वक्त पूरे उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने ऑफ़र भी किया है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात मुमकिन है, और क्या सियासी टेम्परेचर जो है वो कम हो सकेगा? सियासी टेम्परेचर की हर किसी की कोशिश होनी चाहिए, कम है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि सियासी टेम्परेचर से ज़्यादा ये जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तखरीबकारी के इश्यूज हैं, इनसे ज़्यादा बेहतरी आएगी, और इसमें मैं समझता हूं कि बेहतरी पाकिस्तान में आ रही है। आप दुनिया का देखिए, हम चाहते हैं हमारे मुल्क में जमहूरियत फले फूले, लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जिसमें जमहूरियत नामो निशान भी नहीं है, और उन्होंने
चाइना की मिसाल ले लें, उनका अपना सिस्टम है। मुझे ये नहीं कहना कि जमहूरियत का, उनका अपना सिस्टम है जो वो चलाते हैं और कामयाबी से चलाते हैं। मैं नहीं समझता जी ये एक हमारी एक्सक्यूज होती है कि जी जमहूरियत आ जाएगी, जरूर आनी चाहिए, लेकिन उससे इकॉनमी बहुत अच्छी हो जाएगी। इकॉनमी अभी भी अच्छी हो सकती, जैसे भी हमारा सिस्टम है उसमें इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है। ठीक। और आपने बहुत दफा देखा है माजी में पाकिस्तान का, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो मिलिट्री रूल है उसकी मैं कोई कह रहा हूं कि बेहतर होता है, लेकिन 60 की दिहाई में 80 की दिहाई में जी। और 2000 की दिहाई में जो हाईएस्ट ग्रोथ रेट रहा है पाकिस्तान का इन 3 दौरों में रहा है। उसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब का पहला दौर था 1990 के शुरू जी। में, और अभी भी 2013 में जो नवाज शरीफ साहब का दौर था उसमें हमारा बहुत ग्रोथ रेट बढ़ा। तो मैं कोई इसमें लिंक नहीं समझता, हालांकि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो आईनी तकाजे हैं वो पूरे हों और हमारा जो आईनी सिस्टम है मुल्क में चले, लेकिन मेरी नज़र में इसमें कोई खास रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।